करते थे क्योंकि रावण के जो 10 शीश हैं वो 10 बुराइयों के प्रतीक हैं और वो 10 बुराइयां हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं होती हैं। लेवल अलग होगा, मतलब सहनशीलता की सीमा अलग होगी सबकी, हो सकता है मुझे गुस्सा देर में आता हो, छोटी बात करना तो, पर ऐसा नहीं कि मुझे गुस्सा नहीं आएगा। जब प्रभु श्री राम को गुस्सा आ गया, 3 दिवस तक पंथ मांगे थे द्रौपदी सिंधु किनारे, राइट, और जब उत्तर में एक अनाज नहीं उठा तो फिर उन्होंने धनुष्मान चढ़ा दिया था। तो जब प्रभु श्री राम को क्रोध आ सकता है तो भाई सबको आ सकता है। किसी को जल्दी आ जाता है, किसी को देर से आता है। इम्पोर्टेंट ये है कि हम अपनी लिमिटेशंस को पहचाने, अपने एरियाज को पहचाने कि हमें किस बात पर कब कितनी जल्दी क्रोध आता है, हम किस लालच में पड़ जाते हैं, हम कब भटक जाते हैं। पहचानने के बाद ये सोचे कि अच्छा इसका सॉल्यूशन क्या है। समय बिताएं, आत्मचिंतन, आत्ममंथन। और जब हम ये सब करते हैं तो क्या धीरे धीरे ग्रेजुअली हम लोग इवॉल्व होते हैं। पेड़ एक दिन में नहीं बनता, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, राइट। हम अगर अपने व्यक्तित्व का निखार अंदर से कर रहे हैं, फाउंडेशन से, जड़ से, तो ग्रेजुअली आज से स्टार्ट करेंगे तो ग्रेजुअली धीरे 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 करते करते नेहा मैम के साथ वर्क किया हुआ है। She knows me and I can say कि मुझे पहले वाले जो मैं था वर्जन और जो आज का वर्जन में कुछ डिफरेंस इन्हें महसूस हो रहा होगा, राइट। ये मेरे ऊपर ईश्वर की कृपा है कि उन्होंने मेरी जो लिमिटेशंस थी उससे मेरी पहचान करवा दी, मुझे रूबरू करवाया, फिर मुझे गुरु दिलवाया और मैं उनको धीरे ग्रेजुअली करके करके ओवरकम करता हुआ चला आया और यहाँ आज आप लोगों के सामने खड़ा हूँ। तो जो आपका प्रश्न है वो प्रश्न बहुत वैलिड, बहुत वो अच्छी बात है, आप इसका सोच रहे हैं। अगर आप सोच रहे हैं तो आपको इसका उत्तर जीवन में जरूर मिलेगा। क्यों मिलेगा? उत्तर मैंने नहीं दिया, मैंने कुछ शब्द बोले। जिस दिन आपको इन शब्दों का असली अर्थ समझ में आ जाए और आप उसको अपने जीवन में उतार ले जाए, उस दिन आपको उसका उत्तर मिल गया। Is it understandable? तो क्या चीज है? पहली चीज हम लोग को क्या समझना है? It is not about male versus female, right? Second thing, females are always superior. कंपटीशन तो है ही नहीं। तो जितनी भी माताएं बहनें हैं वो ये मान के चले कि आपको अपने आप को किसी को प्रूव नहीं करना, और अगर वो प्रूफ मांग रहा है तो फिर समझ लीजिए वो जौहरी नहीं, उसे हीरे और कांच में फर्क करना आता नहीं। तो आप लोग अपने दिमाग से सबसे पहले ये विचार को निकाल दीजिए कि आपको किसी को प्रूफ करना है, ना मेज को किसी को प्रूफ करना है। क्योंकि अगर हम लोग इसमें चल दिए प्रूफ करने में तो पहले ही हम लोग उसकी जो अलाइनमेंट है उससे विपरीत दिशा में चलेंगे। इज दिस अंडरस्टैंडिंग? दूसरी चीज, अगर इस टेबल को मुझे बाहर लेकर के जाना है तो क्या ये मेरे अकेले से जाएगी? नहीं है, सभी का सपोर्ट चाहिए होगा तो क्या चली जाएगी? सब लोग मिलकर उठाएं, करेक्ट। अब जब सब मिलकर इसे उठा रहे हैं तो मैं आप लोग से भी उठवा दे रहा हूं, विजुलाइज कर लीजिए, सोच लीजिए, कल्पना कर लीजिए। ये कब उठ के बाहर जा पाएंगे? जब एक बार में एक उठाएगा या जब सब लोग एक साथ उठाएंगे? जब सब एक साथ उठाएंगे, यस और नो? पक्का? विदाउट तो नहीं?
अच्छा जब सबने एक साथ उठा लिया, कोई कह रहा है इसको ऐसे घुमा के लेके जाना है, कोई कह रहा है ऐसे घुमा के लेके जाना है, कोई कह रहा है सीधे ऐसे ही धकेल दो, कोई कह रहा है नहीं पलट के ले जाओ। अभी सब अपना अलग अलग दिमाग लगाएंगे तो बाहर जाएंगे, जब सब एक साथ एक ही जगह पे दिमाग लगाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? जब हम इंडिविजुअल की बात करते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे विचार आते हैं, बहुत सारी चीजें उछलती हैं। ये हमारे मन के वो साथ घोड़े हैं जो इधर उधर भागते हैं। तो सबसे पहले अपने उन घोड़ों को कंट्रोल करके लगाम अपने हाथ में लीजिए। फिर जब आप अपनी ले लेते हैं तो क्या होता है, आसपास के जितने वो सब अलग अलग दिशा में भाग रहे होते हैं। कोई कहेगा ऐसे नहीं ऐसे जल्दी आसानी से चली जाएगी, कोई कहेगा ऐसे नहीं ऐसे जल्दी आसानी से चली जाएगी। तो फिर जब खुद की कर लीजिए तो अपने आसपास परिवार में हैं तो आपके फैमिली मेंबर्स, और अगर वर्क प्लेस में हैं तो आपके कोलीग्स आपके फैमिली मेंबर्स हैं। उन सबके घोड़ों को उनको कंट्रोल करवाने में हेल्प करिए। आप किसी का घोड़ा कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, आप नहीं घोड़ा कंट्रोल करेंगे, आप उनके घोड़े उनको पकड़वाने में हेल्प करवा सकते हैं। और नहीं पकड़ पा रहे हैं तो उनके ऊपर लोड मत डालिए। दैट इज व्हाट अ गुड वर्किंग एनवायरनमेंट इज। फिर उसके बाद सब लोग मिलकर एक साथ जोर लगाइए, एक ही समय में एक ही दिशा में एक ही सोच के साथ, तो ये इमेज बाहर चली जाएगी। Am I right? इसीलिए इंग्लिश में इसकी एक छोटी सी कहावत बनी है, too many cooks spoil the broth। मेरी बात समझ में आई? हर व्यक्ति दिमाग लगा देता है तो काम कभी नहीं होगा। हिंदी में इसके लिए कहावत क्या है, चार भैंस मिलके एक मूली नहीं उठा पाएंगे। ये और एक और लगे, चार भैंस मिलके घर भी नहीं बदल पाएंगे। फैक्ट क्यों? क्योंकि सब लोग अपनी अपनी बुद्धि अपने अपने तरीके से अपने अपने समय पे अपने अपने हिसाब से लगाते हैं। बट समझिए, कोई भी आपको कार्य करना है, इफ यू डोंट हैव बड़ा कार्य करना है तो बड़ा कार्य करने के लिए कुछ छोटे तरीके से नहीं होगा। आपको मैं बोल रहा हूँ कि भाई को खरगोश को पकड़ना है, आप पकड़ लेंगे। और मैं कह रहा हूँ हाथी को पकड़ना है, क्या पकड़ पाएंगे? हाथी को पकड़ने के लिए यू नीड अ टीम, यू नीड प्लानिंग, राइट और रॉन्ग? तो हमारे इस शरीर के अंदर हाथी भी है, खरगोश भी है, शेर भी है, चीता भी है, लोमड़ी भी है, सब कुछ है। यस प्लीज। सो बेसिकली जो एग्जांपल आप दे रहे हैं, और मुझे इसमें ऐसा लगता है कि ये चीज़ें जो आप बता रहे हैं, मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें समहाउ प्रोफेशनली तो एप्लीकेबल कर सकते हैं। पर जैसे उनका क्वेश्चन था, तो बेसिकली वो जो क्वेश्चन था मुझे लगता है मोर ऑफ अ इंडिविजुअल फाइट कंसीडर किया जाता है कि वो अपने आप से ज़्यादा बैटल करें। तो ये सब चीज़ें, ये सब चेंजेस हम प्रोफेशनली तो फिर भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पर व्हेन इट कम्स टू आउटसाइड प्रोफेशनल लाइफ, तुम्हारी पर्सनल लाइफ या फिर आउटसाइड वर्ल्ड सोसाइटी, जैसे हमने कहा कि बॉलीवुड का बहुत इम्पैक्ट है, ये सब चीज़ें मेल फीमेल का कॉम्पिटिशन है, तो अगर हम उस पर देखेंगे तो शायद वो पर्सनल फाइट भी हम ये चीज़ समझ रहे हैं, पर जो चीज़ आप समझा रहे हैं, ये चीज़ हम सारे बैठे हुए हैं, ये हम समझ रहे हैं। ये चीज़ मैं अगर करूँ तो अपनी फैमिली वालों को लेकर जाऊँ, मैं उनको समझाने की कोशिश करूँ, तो प्रोफेशनली वो चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आती है। जैसे टेबल का आपके एग्जाम्पल, तो उसके लिए सबके माइंड सेट को चेंज करना या अपने अकॉर्डिंग सेट करना पॉसिबल है। पर मुझे ऐसा लगता है कि एक वाइडर रेंज में देखें तो क्या ये चीज़ पॉसिबल है? जैसे वो है तो उनके पास भी बहुत सारे लिमिटेशंस होंगे। जैसे मान लीजिए कि उन्होंने कहा कि मेरा पढ़ाई से कनेक्शन थोड़ा सा कम हो रहा है, तो मुझे लगता है कि उसके पीछे जो भी रीजंस हैं, उसमें जैसे आपने कहा कि कॉम्पिटिशन है, मेल फीमेल, फ्रीडम नहीं है, कोलैबोरेशन नहीं है, तो वो चीज़ें मुझे लगता है एक साथ सबको समझाना पॉसिबल नहीं है। और अगर हम समझा भी तो इंडिविजुअल डिफरेंट होते हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो उस चीज़ को उसी तरीके से अडाप्ट कर सके? क्योंकि मेरे हिसाब से ये चीज़ें बहुत ही मुश्किल है। तो अगर हम वहाँ पे आके रुकते हैं कि इन चीज़ों की लिमिटेशन है, लोग अडाप्ट नहीं कर रहे हैं हमारे इस पॉइंट ऑफ व्यू, वो लाभ सही है,
लोग समझ गए ये लोग क्या कह रहे हैं? आप लोग सहमत हैं इनकी बात से? तो ये जो पॉइंट है इसका मैं आंसर नेक्स्ट पॉइंट पे देने वाला था। अच्छी बात है आपने इसको पुट अप कर लिया। तो यहाँ से जो है उसका एक फाउंडेशन समीकरण बन जाता है। तो मैंने कहा कि अगर हाथ पकड़ना है तो आपको टीम वर्क करना पड़ेगा, राइट? आप अकेले नहीं जा पाएंगे। तो अब ये जो हाथी और खरगोश मैंने ये क्यों बोले? ये हाथी और खरगोश का मैंने एक बोल दिया और मैंने ये बताया कि सारी चीजें हमारे अंदर है कि मतलब हर प्रकार की सोच हम यहाँ से रख सकते हैं। अब ये हाथी और खरगोश आपके विजन को डिफाइन करता है। आपका लाइफ की विजन क्या है? एक प्रॉवर्ब है, कहावत है कि यू वांट टू हेल्प अ मैन, तीन तरीके, या तो उसे खाना दे दो, चाइनीज प्रॉवर्ब में है उसे फिश पकड़ करके दे दो। सेकेंडली एक है तरीका कि भाई उसको मनी दे दो, वो फिश खरीद लेगा। तीसरा है टीच हिम हाउ टू फिश। मतलब इफ यू ग्रो पीपल, अगर आप पीपल ग्रो करते हैं तो आप सब कुछ कर सकते हैं, आप वर्ल्ड एट लार्ज पे कर लेते हैं। तो आपका विजन कितना बड़ा है वो इम्पोर्टेंट है। आपका विजन अगर छोटा है तो अलग है, विजन बड़ा है तो अलग है। तो जितनी सारी चीजें मैंने बताई हैं आप उसको कनेक्ट आउट करके देखिए। अगर आपका विजन एक्चुअली तो डिस्पैरिटी है हमारे उसमें, जो बॉलीवुड का जो मैंने बोला उसका रीजन क्या बोला, बॉलीवुड हमारे हॉलीवुड को कॉपी करता था। यू ऑल नो दैट। अब इधर हॉलीवुड ने बॉलीवुड को कॉपी करना शुरू किया है, वरना बॉलीवुड हॉलीवुड को कॉपी करता था। हॉलीवुड किस बेस पे चलता था? अपनी क्रिश्चियनिटी बेस। क्रिश्चियनिटी का बेस क्या है और हमारे सनातन धर्म का बेस क्या है? आगे मैं थोड़ा डीप जा रहा हूँ, मैं आपका आंसर इसके एंड में मिल जाएगा। पूरे ये रूपरेखा जब कर दूंगा तो आपको जल्दी से इजीली समझ में आ जाएगा। हमारे पूरे ह्यूमन बॉडी है, हम सब लोग हैं, ये तीन चीजों से बनी है, माइंड, बॉडी, सोल। ये सब लोग आईसीयू में पड़ा हुआ है, बोल नहीं पा रहा है, तो माइंड और बॉडी तो नहीं वर्क कर रहा, लेकिन उसका दिल धड़क है, मतलब सोल अभी अंदर है। और सोल जैसे ही बाहर निकल जाएगी वो उसे डेड बोल देते हैं। यस और नो? माइंड, बॉडी, सोल को हमारे हिंदी उसमें तीन शब्द बोले गए हैं। तीन प्रकार के शरीर हैं, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर। स्थूल शरीर हमारा बॉडी, कारण शरीर और सूक्ष्म हमारा सोल है। सॉरी, कारण हमारा सोल है और सूक्ष्म हमारा माइंड है। माइंड, बॉडी, सोल। जो वेस्टर्न कल्चर है उसके लिए बॉडी ही सब कुछ है और वो सब कुछ बॉडी के ऊपर बेस करके चलता है। तो अगर अमेरिकन कल्चर के हिसाब से उनकी जो साइंस वो सब जो मान्यता लेकर के चलते हैं उसके हिसाब से चलते हैं, तो अगर किसी को डिप्रेशन फील हो रहा है तो वो क्या कहेंगे कि आप कॉफी पी लीजिए, आप शॉपिंग कर लीजिए, आप अच्छा म्यूजिक सुन लीजिए और आप क्या करेंगे कि कहीं घूम आइए, चेंज ले लीजिए, पॉजिटिव लोगों के बीच रहिए, नेगेटिव लोगों को अपने आसपास से हटा दीजिए ताकि आपकी पॉजिटिविटी बनी रहे। लाइफ इज वन, लिव इट टू द फुलेस्ट। आप एंजॉय करने के लिए आए हैं, एंजॉय करिए। दैट इज व्हाट देयर थिंकिंग एंड कल्चर इज। यस और नो? सही बात है? कोई इसमें गलत तो नहीं बोला? अगर कुछ हो तो बता दीजिए, अगर आप के विचार कुछ और। इज इट ओके? समझ में आया? अब उनके आते हैं अपने कल्चर। हमारा कल्चर क्या कहता है? निंदक मेरे राखिए आने को निछवाया, निंदक को अपने पास रख लीजिए। वेस्टर्न कल्चर कह रहा है कि नेगेटिव लोगों को उखाड़ दीजिए, सारी रील्स सारी मूवी सब उसी में बन रहा है। और हमारा कल्चर कह रहा है निंदक मेरे राखिए, निंदक को घर में रख लीजिए। क्यों कह रहा है? क्योंकि हमारे कल्चर में जो आपके सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, तीनों में से वो सर्वोच्च किसको मान रहा है? सूक्ष्म।
जिसमें ईश्वर का वास है, सोल को मेन मानता है। वो कहता है सोल पे वर्क करिए, बाकी सब अपने आप ही हो जाएगा। तो हमारे यहाँ अगर कोई डिप्रेशन में जाता है, पहली चीज तो हमारे डिप्रेशन शब्द ही नहीं है, हमारे यहाँ 9 भाव है, 9 रस है। रौद्र रस है, विभीत रस है, हास्य रस है, राइट। ये जो रस है ये क्या हमारे इमोशंस को डिपिक्ट करता है। तो जो काली स्वरूपा है वो क्या है? काली स्वरूपा विभत्स है, शक्ति का, फीमेल्स का। और जो महादेव का त्रिनेत्र होता है वो क्या है? वो रौद्र रूप है, मेल्स का, राइट। हमारे डिप्रेशन नाम ही नहीं है। बट काली को भी वापस नॉर्मल रूप में आना है तो क्या करना है? मेडिटेशन करना है। शिव जी को भी नेत्र खोलने के बाद अगर वापस नॉर्मल रूप में आना है तो मेडिटेशन करना है। राम जी को भी क्रोध करने के बाद वापस दोबारा जाना है तो क्या करना है? मेडिटेशन करना है। इसलिए उन्होंने जाने के पहले रामेश्वर में स्थापना करी। हमारे क्या कहते हैं? मेडिटेशन। ध्यान में बैठिए। ध्यान में बैठेंगे तो आपके जो शरीर की विसंगतियां हैं जो उत्पन्न हुई उस पर कंट्रोल आएगा। मैंने बताया गायत्री मंत्र करेंगे तो आपको अपने आप प्रसन्नता महसूस होगी। आपको बाहरी किसी प्रसन्नता प्राप्त की नीड नहीं पड़ेगी। Are you getting the point? आप गायत्री मंत्र करके देखिएगा, गुरुदेव की आवाज में है, आपको अपने आप अंदर से प्रसन्नता मिलने लगेगी। जैसे आपको उनकी फ्रीक्वेंसी वो मैच कर रही है, तो जैसे ही आपको अंदर से प्रसन्नता मिल जाएगी, do you need someone to be make you happy? क्योंकि आप खुद ही अंदर से हैप्पी फील करते हैं। So empower yourself first. अपनी दाढ़ी की आग बुझाइए, फिर दूसरों की दाढ़ी की आग बुझाने की सोचिए। जब आप सशक्त हो जाएं, मतलब अगर मुझे 80 किलो का वजन उठाना है तो पहले मेरा वजन तो 120 किलो हो जाए, तब तो मैं 80 किलो उठाऊं। खुद का वजन मेरा है 40 किलो, मैं 80 किलो उठाऊंगा तो क्या होगा? फिजिकल स्ट्रेंथ सबको दिखाई देती है, मेंटल दिखाई नहीं देती। और हमारी सोसाइटी में आज के समय में मेंटल का क्या ऐसा हो गया है कि आप जब भी कोई दिखा दे तो उसको सब समझने लगते हैं ये कैसा आदमी है, पागल है। आपको मेंटल स्ट्रांग होना है तो कोने में अकेले जाना पड़ेगा, क्योंकि कोई उसको समझने वाला है नहीं। आपके रोने को, आपकी पीड़ा को, वेदना को कोई नहीं समझ पाएगा, क्योंकि वो आपकी स्वयं की जो आपका स्वयं का उत्पन्न आपका महसूस किया हुआ है। हो सकता है मैं उसको समझ लूंगा पर फिर भी 100% नहीं समझ पाऊंगा। हो सकता है 50% समझ पाऊं कि हाँ भाई आप कैसा महसूस कर रहे होंगे, बट एग्जैक्ट तो आप ही महसूस कर रहे हैं। तो क्या है इस सब का निचोड़? पहली चीज, आप अपने सोल पे पहले वर्क करिए, सोल के बाद अपने माइंड और बॉडी पे वर्क करिए। फर्स्ट, जब आप अपनी दाढ़ी में आग बुझा के अपने को सशक्त कर लें, तब आप दूसरों को समझाना मत शुरू करिए। आप वर्क अपने आप करिए। आपका वर्क देख के ऑटोमेटिकली बाहर वाले चेंज होंगे। तो जो महात्मा गांधी ने कहा चेंज बिगिंस विदिन यू, दिस इज द चेंज। अपनी आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाइए, अपने आप को समझिए, अपनी लिमिटेशंस को समझिए, अपने इमोशनल टर्बुलेंसेस के वो पॉइंट्स को समझिए। जब आप वो समझ लेते हैं, उसके बाद अब आप देखिए आप कौन सी स्किल सीखना चाह रहे हैं। अब आप स्किल सीखना शुरू करें। वो स्किल आप किस तरीके से डिसाइड करते हैं। जैसे आप इंटरनल हैप्पीनेस आपको मिलने लगेगी, आपको फर्क नहीं पड़ेगा कि बाहर वाला क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है। ये ऑटोमेटिक आपको फील होगा। ये मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, इसलिए मैं इतनी कॉन्फिडेंटली आपको बता रहा हूँ। ये मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है। ट्रस्ट मी, जिस दिन आप लोग ध्यान में बैठ जाएंगे और ध्यान लग जाएगा, उसके बाद से आपके ऊपर बाहर के प्रेशर पड़ना अपने आप बंद हो जाएगा, क्योंकि आपके अंदर वो हैप्पीनेस अपने आप आएगी। आप खुद स्माइल करेंगे। इतनी बात नहीं, अगर कोई पर्सन जिसका सपना था कि मुझे मर्सिडीज बेंज खरीदना है और बैठना है और घूमना है और वो करना, जिस दिन मर्सिडीज बेंज आई उसी दिन उसको स्लिप डिस्क हो गई।
वो मर्सिडीज बेंज एंजॉय करेगा? मेरे एक मित्र हैं, उनके साथ ये विडंबना हुई, फादर उनकी बहुत अर्ली एज में चले गए, तो माँ ने पिछले पाल पोस से पढ़ा दिया, बहुत अच्छा उन्होंने वर्क किया, बहुत अच्छे को एस्टैब्लिश किया, शादी हुई, लव मैरिज, उनके बच्चा पैदा हुआ। ईश्वर की विडंबना देखिए, जिस दिन उनका बच्चा पैदा हुआ है उसी दिन उनकी माँ की स्वर्गवास हो गया। अब वो माँ के जाने का गम मनाए कि बच्चे के पैदा होने की खुशी, वो अभी तक नहीं डिसाइड कर पाए हैं, ना उससे समझ को कर पाए हैं। जो जिस माँ ने उनको अकेले पाल पोस के इस लायक बनाया कि वो आज समाज में खड़े होकर के कर सके, चल सके, और अब उनको उसके खोने का गम भी है और अपने बेटे के आने की खुशी भी है। क्या कोई उनकी पीड़ा समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। उन फिर भी लाख समझ लें, बट एक्चुअल में कहावत है ना, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। जब तक आप अदरक मुंह में रखेंगे नहीं, आपको कैसे स्वाद का एहसास होगा? तो जब तक आप उस पीड़ा से गुजरेंगे नहीं, आपको उस पीड़ा का कैसे अनुभव होगा? पर ये मैंने क्या बताया, लिमिट्स कर रहे हैं। ऐसे ही हम सबकी छोटी छोटी पीड़ाएं हैं, हम उन पीड़ाओं से जब बाहर निकल के आ रहे होते हैं तो हमें ये पता चलता है कि अच्छा ये हमारा रिचार्ज पॉइंट है, यहाँ से हम रिचार्ज कर रहे हैं। अपने माइंड बॉडी सोल में अगर आप सोल को पहले रिचार्ज करते हैं और फिर उस सोल से प्राप्त रिचार्ज को डायरेक्शन देते हैं माइंड और बॉडी पे, मतलब आपके जो घोड़े हैं उनको तब आप पकड़ते हैं, तो आप जब चाह रहे हैं वो रिजल्ट पॉसिबल है। तो आपको फोकस इस पे नहीं करना है कि आप किसी को बदलने जा रहे हैं, आपको फोकस खुद पे करना है कि आप खुद को बदलने जा रहे हैं। खुद पर वर्क करिए, आसपास लोगों को सपोर्ट करिए, बी एट द राइट प्लेस वेयर यू शुड बी। मैं अगर आज यहाँ आप लोग के पास आ रहा हूँ और अगर मैं सारे आंसर्स लेकर के ना आऊँ, या मान लीजिए मुझे आंसर नहीं मालूम है पर मैं आपको कुछ भी घुमा के बता दूँ, मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं नाम नहीं लूंगा, बट जो हमारे सो कॉल्ड मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं या जो ग्रुप बने प्रचार कर रहे हैं, मैं जब उनके कुछ आंसर सुनता हूँ तो मुझे बड़ा धक्का लगता है। मैं कहता हूँ पूरी दुनिया को क्या बता रहा है, क्यों बता रहा है? मतलब सबने ये बोल दिया है कि हाँ भाई आप जो है जो आपकी बुराई कर रहे हैं उनसे दूर रहिए। बात ये जो आपकी बुराई कर रहे हैं वो आपके शरीर की कमियों को बता रहे हैं, तो आप उसको सुनिए, समझिए, उससे विचलित मत होइए, बेचैन मत होइए, अपने इमोशंस को, टर्बुलेंस को संभालिए, ध्यान मुद्रा में जाइए, नाम जप करिए। ये आपकी सोल को स्ट्रेंथ देंगे। सोल को स्ट्रेंथ मिलेगी, इमोशंस को स्ट्रेंथ मिलेगी, इमोशंस को स्ट्रेंथ मिलेगी, माइंड में टर्बुलेंस नहीं होगा, माइंड में टर्बुलेंस नहीं होगा तो बॉडी के हार्मोन्स पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बॉडी के हार्मोन्स पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपकी माइंड बॉडी सोल तीनों हेल्दी रहेंगे, तीनों हेल्दी रहेंगे तो आप राइट टाइम पे राइट डिसीजन ले पाएंगे। मतलब भगत सिंह ने जो किया था कि काकोरी कांड में, मतलब सॉरी भगत सिंह ने जो बम फेंका उसके बाद भी आराम से खड़ा रहे, चेहरे पे कोई शिकन नहीं, क्यों? क्योंकि उनको अपने माइंड बॉडी सोल तीनों पर नियंत्रण था। बात समझ रहे हैं? अगर आपको कोई व्यक्ति दिखाई दे रहा है कि वो क्रोध कर रहा है, चिल्ला रहा है, इसका मतलब उसके कहीं ना कहीं माइंड बॉडी सोल के जो बैलेंस है, अलाइनमेंट है, वो हिला हुआ। तो सबसे पहली मदद उसी व्यक्ति को चाहिए जो गुस्सा कर रहा है। तो पूछ भी सकते हैं क्या हो गया भाई, आज किससे झगड़ा हो गया, कहाँ पड़ गया, किसने सुना दिया आज तुमको? आपका माइंड बॉडी सोल, इमोशन सबसे पहले हिलता है। इमोशन हिलता है क्यों? क्योंकि हमारा जो माइंड के सेंस ऑर्गन्स है
लास्ट बुराई होती है। देखिए, मैंने एक चीज सीख ली है, समझ ली है, इतिहास पढ़ के देख लिया है, जो यहाँ पे जिसने जन्म लिया, अवतार लिया, वैलिडिटी लाइफ टाइम वैलिड है, इसकी कितने साल ये नहीं पता, और जिस दिन जन्म लिया उस दिन मृत्यु निश्चित है। वेस्टर्न कल्चर, ये जो एआई प्रमोट कर रहा है, ये सब जो कर रहा है, वो लोग ये मान के चल रहे हैं, उन्होंने इतनी रिसर्च कर डाली बॉडी के ऊपर, सब कुछ कर डाला है। क्यों? क्योंकि वो वहाँ ये मानता है कि बॉडी इज एवरीथिंग एंड यू कैन कॉन्कर दिस सुप्रीम पावर। ये एआई को उसी पर्पस से लेकर के आ रहे हैं, और कोई पर्पस नहीं है। यस, इससे हम लोग की लाइफस्टाइल इजी हो रही है, बट उसके साथ साइड में कुछ साइड इफेक्ट्स भी आ रहे हैं। तो अगर आप अपनी सोच पर ध्यान दे रहे हैं, मतलब आप ध्यान मुद्रा में बैठते हैं, मेडिटेट करते हैं, अपने इमोशंस को पहचानते हैं कि कौन सी एक्टिविटी से आपका इमोशन किस लेवल पे कितना हर्ट होता है, आप माइंडफुली अपने इमोशन को कंट्रोल करते हैं, फिर आप अपनी स्किल को अपग्रेड करते हैं, और फिर उसके बाद आप दोबारा पहुंचते हैं। मैं ये हम सबकी ह्यूमन बॉडी में है, हम सबके साथ है। अगर मुझे आज की तारीख में कोई पीड़ा हो, किसी भी तरीके की कोई लॉस हो, तो क्या मैं मुस्कुरा सकता? नहीं मुस्कुरा सकता। We can't be fake, हम लोग फेक नहीं हो सकते। We have to be original, right? अगर पीड़ा है अंदर, तो पीड़ा अपने आप दिखेगी। लाख मुस्कुरा लो, पीड़ा दिखेगी। जिसने अपने माता को खोया है, उसके चेहरे पे झलकेगा ही झलकेगा, लाख मुस्कुरा लो। और जो रेगुलर है, उसके साथ उठता बैठता होगा, उसका दोस्त होगा, उसके मित्रगण या सगे संबंधी होंगे, तो उसके साथ रोज कभी पहचान लेंगे कि इसकी आंखों में आज बात नहीं है, इसकी बात होगी तो वो बात नहीं है। जो आपके सबसे क्लोज होगा ना, आप जैसे उसको हेलो भी बोलते होगे, तो हेलो भी पहचान लेते हो, क्या हो गया, वो आपकी वॉइस पहचानता है कि इस फ्रीक्वेंसी को वॉइस नहीं निकलती है। तो आप सबसे पहले स्वयं के इमोशंस पर वर्क करेंगे, फिर उसके बाद सोल पे, सॉरी सबसे पहले सोल पे, फिर इमोशंस पे, फिर माइंड पे, फिर बॉडी। आपकी बॉडी के जो सेल्स हैं वो हर एक साल में खत्म होते हैं और दोबारा बन जाते हैं, ये पता है आपको? जो बेसिक सेल्स जिसके ऊपर हमारा पूरा शरीर बना है, जिसके ऊपर मल्टीप्लाई होकर के चलता है, सेल्स जो इनको कहते हैं, वो हर साल डिस्ट्रॉय होते हैं। ब्लड की भी लाइफ टाइम वैलिडिटी नहीं होगी, खत्म होता है, बनता है। और आपका जो है हार्मोन्स वो भी सब ऑल्टर होते हैं। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ? अगर आप सोचें कि इस चीज की उम्र निकल गई है तो गलत है। तुलसीदास जी और कालिदास जी इसके साक्षात उदाहरण हैं। और अब साइंस ने भी, वेस्टर्न कल्चर ने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है कि आपके सेल्स चेंज होते रहते हैं। तो वो कह रहे हैं थ्रू साउंड फ्रीक्वेंसी वेव, थ्रू राइट थॉट प्रोसेस इन योर माइंड, यू कैन ऑल्टर योर पर्सनालिटी विद इन अ ईयर। आप एक साल में अपनी पर्सनालिटी को ऑल्टर कर सकते हैं। तो मतलब जो हमारे यहाँ इतने साल से चला आ रहा था कहते हुए, जिसके ऊपर सब डाउट कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, उसको अब वेस्टर्न कल्चर भी प्रूफ कर रहा है थ्रू साइंस, यस इट इज पॉसिबल। तो जो साउंड फ्रीक्वेंसी वेव्स के कह रहे हैं ऑल्टरेशन, उसके लिए हमारा गायत्री मंत्र है, जो वो कह रहे हैं कि आप अपने सेल्स को चेंज कर सकते हैं, उसके लिए हमारा ध्यान मुद्रा है। और आप अपने माइंड को ऑल्टर कर सकते हैं, पहले सोल पे करिए, इमोशंस पे करिए और फिर माइंड पे करिए। यस इट इज पॉसिबल। तो कालिदास जी काल्पनिक नहीं है, रियल है, एंड इट इज पॉसिबल। तुलसीदास जी काल्पनिक नहीं, रियल है, इट इज पॉसिबल। क्यों मैं इन दोनों के नाम ले रहा हूँ? क्योंकि तुलसीदास जी के लिए भी ये था कि वो मूढ़ समझे जाते थे, और देखिए उन्होंने क्या काम कर दिया। कालिदास जी के लिए तो उनके जीवन में मूवी तक बन गई। बैठते थे, हाँ,
जिस डाल में बैठे होते हैं उसी को काट रहे हैं और देखिए कहां से कहां। तो किसी भी व्यक्ति के लिए किसी भी उम्र में सब कुछ पॉसिबल है। इन सब के जीवनों से हमें प्रेरणा क्या मिलती है, चाहे वो हमारा, और सबसे लाइव उदाहरण आपके सामने आपके प्रधानमंत्री जी हैं। वह व्यक्ति जो एक साधारण से उसमें पैदा हुआ, उसने 15 साल सिर्फ सेवा करी, बीजेपी में कोई पद नहीं संभाला, फिर 15 साल उसने बीजेपी में पद संभाला तो गांव वालों के, शहर गुजरात वालों की सेवा करी, कोई उसने पोस्ट गवर्नमेंट में नहीं दी। फिर वो लोगों की चॉइस से सीएम बना, 15 साल सीएम बना था, और जब सीएम बना था तो उसके ऊपर कितने सारे केसेस लगे। यूएस जाना चाहा तो यूएस का वीजा तक कैंसिल कर दिया, उसने किसी को नहीं बताया, उसने स्वयं को बढ़ा दिया। कहते हैं ना कि छोटी लकीर है तो बड़ा कैसे करें, बदल में एक और बड़ी चीज। जो आप कह रहे हैं वो यही है, मोदी जी के जीवन से ये उदाहरण है। आप किसी को बदलने मत जाइए, अपने व्यक्तित्व में निखार ऐसा कर लीजिए, अपनी सोच में, अपने व्यवहार में, अपने क्रियाकलापों में, आपकी एक्टिविटीज में, आपकी स्किल्स में, कि ऑटोमेटिकली ऊपर हो जाए। मोदी जी 70 साल के हैं, आई गेस समवेयर अराउंड 70 इयर्स, राइट? शायद हो गए हैं, होने वाले हैं, एग्जैक्टली मालूम नहीं है, बट आज की तारीख में सबसे ज्यादा सोशल मीडिया का जो बेस्ट यूजेज अगर कोई जानता है तो मोदी जी का, सबसे एडवांस वही है। इंडिया में यूपीआई टेक्नोलॉजी अगर कोई लाया है तो मोदी जी के थ्रू आई है। पूरी दुनिया उनको मानती है, राइट? तो अगर आप अपने अंदर बदलाव कर लेंगे तो यकीन मानिए वो ईश्वर आपको किसी दूसरे ऐसे से मिलवाएगा जो आपके लिए सहायक होगा, जैसे मोदी जी के लिए अमित शाह है। फिर जब दो लोगों की टीम बन जाती है तो वो दो लोग मिलकर फर्दर ऑटोमेटिकली वो 3-4 लोगों की टीम ढूंढ लेते हैं। फिर जो भारत का इतना बड़ा उलटफेर हुआ, कैसे हुआ? इट वॉज नॉट एन इजी टास्क। क्यों? क्योंकि जिस टाइम से पार्लियामेंट में ये बोला